गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं लक्ष्मी शर्मा डाइट आगरा से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास के प्रकरण नैतिक शिक्षा अर्थात मॉरल एजुकेशन के बारे में आपसे बात करूँगी। सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु। नैतिकता का अर्थ, नैतिक शिक्षा का अर्थ, नैतिक शिक्षा शिक्षण के उद्देश्य, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। आज के मेरे शिक्षण के उद्देश्य रहेंगे प्रशिक्षुओं को नैतिक शिक्षा का अर्थ समझाना, प्रशिक्षुओं को नैतिक शिक्षा शिक्षण के उद्देश्य बताना, प्रशिक्षुओं को नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से परिचित कराना, प्रशिक्षुओं को नैतिक विकास पर आधारित सिद्धांत से अवगत कराना। सर्वप्रथम नैतिकता। नैतिकता क्या है? नैतिकता संपूर्ण मानवता का श्रृंगार है। नैतिकता मनुष्य का वह गुण है जो उसे देवत्व के समीप ले जाता है। यदि नैतिकता ना हो तो पशुता और मानवता में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। नैतिकता धर्म से संबंधित होती है, हमारे आदर्श मूल्यों से संबंधित होती है। अतः नैतिकता का आश्रय ईमानदारी, सदाचार, सत्यता, जीव जंतुओं पर दया, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति आदि चरित्र के नैतिक गुण सन्निहित होते हैं। नैतिकता का अर्थ समझ लेने के पश्चात नैतिक शिक्षा क्या है, आइए इसको जानें। नैतिक शिक्षा। नैतिक अर्थात मॉरल लैटिन शब्द मॉरस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आदर्श विचार और लोगों के तरीके। अतः नैतिक तरीके से व्यवहार के मापदंडों की अनुरूपता के अनुसार आचरण करना ही नैतिक शिक्षा है। महात्मा गांधी जी के अनुसार नैतिक कार्य में हमेशा सार्वजनिक कल्याण की भावना होनी चाहिए तथा इसका लाभ उनके कुटुंबकों को नहीं वरन प्रत्येक मानव के लिए भी होना चाहिए। नैतिक शिक्षा शिक्षण के उद्देश्य। सर्वप्रथम मानसिक विकास। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य निर्णय, स्मृति, कल्पना, चिंतन आदि शक्तियों का विकास करना है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसका समस्त क्षेत्रों में विकास भी उचित रूप से होगा। दूसरा उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। नैतिक शिक्षा से ही व्यक्ति के चरित्र में नैतिक गुणों की अभिवृद्धि होती है। तीसरा उद्देश्य है सांस्कृतिक एकता का विकास। विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों की संस्कृति और दूसरे देशों की संस्कृति का भी सम्मान आवश्यक रूप से करना चाहिए ताकि देश में सांस्कृतिक भावना को विकसित किया जा सके। चौथा उद्देश्य भावनात्मक एकता का विकास। नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि वह राष्ट्र के विभिन्न भागों के व्यक्तियों में भावनात्मक रूप से एकता को बनाए रखे। आज देश की वर्तमान परिस्थितियों में देश के नागरिकों के लिए भावनात्मक एकता को बनाए रखना भी आवश्यक है। पांचवा नेतृत्व के गुणों का विकास। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य योग्य एवं कुशल नागरिकों का निर्माण करना है। साथ ही नागरिकों में नेतृत्व की भावना को जागृत करना भी है। छठा उद्देश्य चरित्र निर्माण का विकास। महात्मा गांधी और हर्बर्ट स्पेंसर आदि विचारकों ने नैतिक शिक्षा को मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण बताया है। स्पेंसर ने अपने शब्दों में कहा कि बालक का सबसे महान और आवश्यक सबसे बड़ा रक्षक उसका चरित्र ही है। नैतिक शिक्षा शिक्षण के उद्देश्यों को समझ लेने के पश्चात नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को भी समझना आवश्यक है। पहला कारक है
आयु का प्रभाव। बड़े बालकों में अल्प आयु के बालकों की अपेक्षा भले बुरे, उचित अनुचित, सत्य असत्य के अंतर को समझने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा, बुद्धि का प्रभाव। प्रत्येक बालक नैतिक एवं अनैतिक आचरण, सत्य एवं असत्य संबंधी निर्णय तथा अच्छी बुरी भावनाओं के अंतर को अपनी बुद्धि के अनुसार ही समझ पाते हैं। तीसरा कारक है मनोरंजन का प्रभाव। मनोरंजन का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के नैतिक विकास पर सीधा पड़ता है। चलचित्र, रेडियो तथा पुस्तकें मनोरंजन के साधन होती हैं। इन साधनों के द्वारा वर्णित घटनाओं का सीधा प्रभाव बालक के नैतिक विकास पर पड़ता है। चौथा, विद्यालय का प्रभाव। बालक के नैतिक विकास में विद्यालय का अहम योगदान है। विद्यालय के शिक्षक और शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम, विद्यालय की गतिविधियां, बालक के सहपाठीगण आदि सभी का बालक के नैतिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव। धार्मिक संस्थाओं का भी बालक पर अधिक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव बच्चे के ऊपर उस सीमा तक पड़ता है जिस सीमा तक उसके अभिभावक, माता पिता तथा शिक्षक उनमें विश्वास रखते हैं। घर का प्रभाव। ऐसे घर जहां दो बालकों को समान रूप से समुचित ध्यान दिया जाता है, उनके साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार किया जाता है, वहां बच्चों के परिवार में समायोजन बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न होता है। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के उपरांत नैतिक विकास को समझने के लिए कॉलबर्ग का नैतिक विकास पर आधारित सिद्धांत को जानते हैं। अब कॉलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कॉलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कॉलबर्ग पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से अत्यंत प्रभावित थे। कॉलबर्ग ने अपने सिद्धांत में मुख्य 3 बातों को बताया। पहला, नैतिकता। इन्होंने नैतिकता से तात्पर्य सही और गलत, अच्छे और बुरे व्यवहार के बीच अंतर से संबंधित बताया है। नैतिक तर्क। नैतिक तर्क सोच की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति यह निर्धारित करता है कि क्या किसी भी विचार का इरादा सही है या गलत है। दुविधा अर्थात डिलेमा एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को समस्या के समाधान के रूप में 2 परस्पर और समान रूप से कार्यवाही के प्रतिकूल परिणामों में से किसी एक को चुनने की आवश्यकता होती है। कॉलबर्ग के द्वारा हेंस डिलेमा नैतिक दुविधा का एक मुख्य उदाहरण है, जिसमें हेंस की पत्नी को एक प्राणघातक बीमारी हो जाती है जिसका इलाज हेंस कराने में असमर्थ रहता है, परंतु वे एक मेडिकल स्टोर पर उस बीमारी की दवाई को खोज लेता है। क्योंकि वो उस दवाई की पूरी कीमत को नहीं चुका सकता और कई रिक्वेस्ट करने के बाद भी वह दवाई वो मेडिकल स्टोर से नहीं ले पाता है। अंत में वह उस दवाई को मेडिकल स्टोर से चोरी कर लेता है। तो यहाँ कॉलबर्ग ने कई क्वेश्चंस रेज किए कि क्या जीवन को बचाने के लिए हेंस ने ये ठीक किया? क्या इस सिचुएशन में हेंस का इस प्रकार से चोरी करना सही था? इस आधार पर कॉलबर्ग ने ऐसे कई नैतिक विकास की दुविधापूर्ण परिस्थितियों का अध्ययन कर नैतिक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसमें मुख्यतः 3 स्तर और प्रत्येक स्तर की 2 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले है प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर। यहाँ नैतिकता का स्तर रूढ़िवादिता से पूर्व की बात है। बच्चे किसी भी प्रकार की परंपरा को यहाँ नहीं जानते। परिवार और पड़ोस के द्वारा मॉरलिटी बाहरी रूप से इम्पोज की जाती है।
दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर किशोरावस्था के बच्चे आते हैं। यह नैतिक स्तर परंपरागत रूप से चला आ रहा होता है। जैसे समाज के नियमों के आधार पर बच्चा उन्हीं नियमों का पालन करता है या उन्हीं नियमों को निरंतर अपने व्यवहार में उतारता है। तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या पूर्व परंपरागत स्तर। यहाँ पर बालक स्वयं स्वतंत्र होकर सोचता है और उसी आधार पर सही या गलत का निर्णय लेता है। तीनों लेवल में 2 अवस्थाएं हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल, इसके अंतर्गत आने वाली 2 अवस्थाएं, पहली दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरी यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। दूसरा स्तर कन्वेंशनल लेवल पर आने वाली 2 अवस्थाएं, पहली परस्पर एकरूप अभिमुखता, दूसरी अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल उत्तर परंपरागत स्तर में आने वाली 2 अवस्थाएं, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। सबसे पहले लेवल प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि 3 से 7 की एज ग्रुप का लेवल है। इसमें सबसे पहले आने वाली अवस्था जिसके अंतर्गत दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, जहां पर बच्चा आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है ताकि वह दंड से बच सके, अवॉइडिंग पनिशमेंट। दूसरी अवस्था यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में आकर बच्चे के चिंतन का स्वरूप धीरे धीरे बदलता है। वह अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं को समझने लगता है। इस अवस्था को म्यूचुअल एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। यह अवस्था जैसे को तैसा इस प्रकार की अवस्था है जहां बच्चा यह देखता है कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, उसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या उसका कोई पर्पस फुलफिल हो रहा है, तभी वह उस व्यवहार को या उस नैतिक तर्क का प्रयोग करता है। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल, जो कि 8 से 13 वर्ष की अवस्था का लेवल होता है। इसमें जो तीसरी अवस्था आती है वो है परस्पर एक रूप अभिमुखता, जिसमें गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालक जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा प्रशंसा पाने की आशा से करता है। समाज के सदस्य बालकों से अपेक्षाएं रखने लगते हैं। बालक समाज के मानकों के अनुरूप यदि उन नैतिक व्यवहार को करता है तो समाज में उनको स्वीकृति मिलती है, प्रशंसा मिलती है। चौथा स्तर है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लीगल ओरिएंटेशन। इसके अंतर्गत समाज के ज़्यादातर सदस्य इस नैतिक अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि वह उसकी प्रशंसा करता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर बालक स्वयं को समझने लगता है, साथ ही सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य करना अनैतिक है यह भी जानने लगता है। ये अवस्था लॉ एंड ऑर्डर मॉरलिटी की है। जैसे हेंस ने यदि दवाई चुराई तो उसको जेल में अवश्य जाना चाहिए था। अगर नियम है तो उसका कड़ाई से पालन हो, यह इस अवस्था के अंतर्गत आता है। तीसरा लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें अडल्टहुड स्टेज के व्यक्ति आते हैं। इसमें जो 5वीं अवस्था है वो है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में समाज के नियम व्यक्ति विशेष के लिए बनाए गए हैं और यदि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अगर उन्हें बदलना पड़ता है तो उसमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास रखता है। व्यक्ति ये जानने लगता है कि व्यक्ति को समाज के नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है और हमारा दायित्व बनता है कि हम भी समाज के नियमों का पालन करें। छठी अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत
अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में अपना दृष्टिकोण विकसित करने लगता है। व्यक्ति में स्वयं का विवेक पैदा हो जाता है। व्यक्ति को अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। अब व्यक्ति के विकास का एकमात्र आधार विवेक बन जाता है, क्योंकि इस अवस्था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आती है, यानी यह अवस्था परंपराओं से परे है। तो मानवता के विकास के लिए कोई भी ऐसा परिवर्तन जो कि व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों को बदल सकता है, उनकी स्थिति को सुधार सकता है, वो लाया जा सकता है। इन समस्त स्तर और अवस्थाओं को समझने के बाद इस सिद्धांत में कुछ ऐसी कमियां हैं जो देखी गई। सबसे पहले, सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं। कैरल गिल्गिन इन्होंने कॉलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करी कि सभी संस्कृतियों पर इसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर की स्टडी है। व्यक्तिगत समाज पर इसमें विशेष बल दिया गया है, जबकि भारत में तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। काल्पनिक स्थिति अर्थात जो भी सैंपल लिए गए वो बॉयज़ के लिए गए और उसी कल्चर के लिए गए। करीब 72 स्टोरीज जो थी वो उन्होंने काल्पनिक तौर पर नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए बनाई, जिसके कारण इसकी एक आलोचना और हुई। बाइस्ड नमूना है, यानी केवल मेल सैंपल्स को इसमें लिया गया, फीमेल सैंपल्स को बिल्कुल नहीं लिया गया। दोनों की मॉरल रीजनिंग अलग अलग हो सकती है। महिलाओं में केयर, कंसर्न, इमोशंस ये मेल के कंपैरिजन में अधिक होते हैं, अतः ये बाइस्ड नमूना है। इस प्रकार से नैतिक शिक्षा का अर्थ, नैतिक शिक्षा के सिद्धांत, उद्देश्य, कारक सभी आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।